सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी वीएलई भाइयों का मैं आज अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक अहम विषय पे मेरे दिमाग में बात चल रही थी, जो मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मैं बात करूं। क्योंकि सभी वीएलई भाई जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं या सीएससी चलाते हैं, सभी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जो मेरे पास भी है, जो समस्या मेरे साथ भी है। एक तो मैं कुछ चीजों पे मोटा मोटी बातें बताना चाहूंगा कि मैंने जब ये जनसेवा केंद्र लिया था या सीएससी सेंटर लिया था, तो वो वर्ष था 2012 में जनसेवा केंद्र अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित चीज हुआ करती थी और एक नई चीज हो रही थी हिंदुस्तान में पहली बार। तो चूंकि मेरे किसी दोस्त थे जानने वाले, मिस्टर परवेज खान, उन्होंने ले रखा था। मैं एक बार उनके घर के सामने से निकला तो मैंने बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ देखा, जनसेवा केंद्र प्रभारी परवेज खान। चूंकि मैं जानता था, मैं पहले बैंक में नौकरी करता था, तो दिल्ली में था, तो कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हुई, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मैं वापस अपने घर गांव विलेज अलीगढ़ आ गया और इस सब के चलते बेरोजगारी भी फेस करनी पड़ी। तो मैं एक दिन यूं ही अपने दोस्त के पास जा रहा था, तो मैंने उनसे बात की जाके कि परवेज भाई, आप ये सेंटर चला रहे हैं तो कैसा है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाला वक्त बहुत सुहावना है, आप ले लो और मेरे जानने वाले हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्योंकि आप मेरे बचपन से दोस्त हैं, तो मैं आपके साथ चलूँगा। लिहाजा हम दोनों साथ गए और ये सेंटर हमने लिया, जो भी कार्यवाही थी पूरी की। उसके बाद मार्च 2012 में सेंटर मैंने ले लिया। परंतु क्योंकि उस समय सेवाओं के नाम पे सिर्फ 3 सेवाएं चला करती थी, मूल, आय, जाति। सीएससी तो कोई सेवा नहीं थी। पहले ये दोनों सीएससी और जनसेवा केंद्र एक ही वेंडर दिया करता था। मुझे याद है कि मैंने जिनसे लिया था वो उस समय वायम टेक थी अलीगढ़ में। बाकी अन्य जिलों में और भी सेंटर रहे होंगे, जैसे सहज है, वक्रांगी है, या और भी कोई एससीए रहा होगा, यानी स्टेट सर्विस एजेंसी जो रही होगी, वो चल रही थी उस समय। बहरहाल मैंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद समस्या जस्ती तस्ती थी, काम बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था। पर 6 महीने के रुकने के बाद इसमें अचानक लोगों को जब पता चला, काम आने लगा। मैं यहाँ रुक के एक चीज़ और आपको कनेक्ट करूँगा कि उस समय जब मूलाय जाति जब बनवाने हम जाया करते थे, क्योंकि आवेदन तो हम कर दिया करते थे, आवेदन करने के बाद उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती थी, क्योंकि कार्यवाही करने के लिए किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग सिस्टम उस समय तक डेवलप नहीं हुआ था। तो जब भी कभी हम तहसील स्तर पर जाते थे, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ करता था, वो पूछा करता था कि क्या नाम है और कब सेंटर लिया, और ये सब चीज़ें होने के बाद तो वो ये कहा करता था कि सर, आपके जो संबंधित लेखपाल हैं उनसे बात कर लीजिए। उनके पास जाते थे तो वो अक्सर ये कहते, क्या भाई, क्या लगा रखा है जनसेवा केंद्र, ये कोई चलने वाले थोड़ी है। ये वर्ड मैंने अपने कानों से सुने हैं, ये कोई चलने वाले थोड़ी हैं, ये तो कुछ दिन की बात है, इस किसके चक्कर में पड़ गए। चलो तो देखेंगे, होगा तो। बहरहाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी उस समय, और प्रदेश में मुझे याद है कि अखिलेश सरकार थी, तो काफी प्रेशर था। तो उसमें बहरहाल इस सेवा को आगे बढ़ाया गया और इसमें जान डाली गई और इसमें 26 सेवाएं स्टार्ट की गई। बहरहाल मैं ये समझता हूँ 26 सेवाओं को आज भी अगर मैं महसूस करूँ तो वो सेवाएं, बस छोड़ दीजिए, मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। सिर्फ 3 सेवाओं को छोड़ने के बाद बाकी अन्य सेवाएं आज तक ई डिस्ट्रिक्ट की मेरी समझ से बाहर है। उनसे किसी को कोई फायदा हुआ हो, या क्योंकि ज्यादातर सेवाएं हैं ऑनलाइन, उन्होंने फ्री टू एयर कर रखी हैं। कोई भी अपना सेंटर पे अपने कंप्यूटर खोले, आईडी क्रिएट करे और कर ले। चलिए, खैर ये तो एक विषय रहा। बहरहाल उस समय जब सेंटर लिया गया था तो 6 गांव पे, यानी कि 6 से 7 गांव होते थे एक न्याय पंचायत में, तो 6-7 गांव पे न्याय पंचायत में मुझे वो एक सेंटर दिया गया। मैंने वो सेंटर लिया। सेंटर को बताया कि 6 महीने बाद कुछ नहीं कमाया, 6 महीने के बाद थोड़ा बहुत कमाना शुरू किया। बहरहाल मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैं सेटिस्फाई तब तक भी नहीं था। 2015 में मेरे मिलने वाले थे मोहम्मद कमर और मधुसूदन सिंह। मधुसूदन सिंह उस समय चूंकि हमारे संपर्क में आ गए थे, ई डिस्ट्रिक्ट पे कई मरतबा तहसील स्तर पे हमारी बात होती थी, तो हम लोग आते जाते थे, तो संपर्क हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि इस समय यूपी में आधार कार्ड का काम शुरू होने जा रहा है,
आप चाहें तो इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आधार कार्ड काम के लिए काफी मेहनत की, फिर मैं बता नहीं सकता ये चीज थी, पर चलिए मैं कह देता हूँ अपने दिल की बात। बहरहाल पैसे थे नहीं, क्योंकि अर्निंग यहाँ से भी नहीं हो रही थी। सेंटर के नाम पर घर पे ही सेंटर चलाया जाता था, कोई सेंटर नहीं था, क्योंकि इसका किराया उठा पाना भारी था, बिजली का बिल भी नहीं दिया जा सकता था उस समय, तो जैसे हालात ही थे। फिर भी आधार कार्ड 9 जनवरी 2015, मुझे आज भी याद है, 9 जनवरी 2015 को हमारी मशीन के लिए बात हुई मधुसूदन सिंह जी ने, जिन्होंने कहा कि मशीन आप रजिस्टर करा लो और ऐसे ऐसे होगा। तो उन्होंने 15 जनवरी का टाइम रखा हमारा, तो हम सबकी ट्रेनिंग हुई। एक भुकरावली का सेंटर है, मुकेश भाई साहब करके हैं, बड़े प्रतिष्ठित और बड़े संत व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, इंसानियत बहुत अच्छी है उनके अंदर, वो कई मरतबा बहुत मतलब कोऑपरेटिव है। तो उसके बाद हुआ ये कि वो काम स्टार्ट किया गया। मैंने 65,000 रुपये किसी से उधार लिए, कुछ पैसे पूछते थे, सब मिला के ये कि 91,000 रुपये मैंने खर्च किए और आधार कार्ड का मशीन रजिस्टर करके काम स्टार्ट किया। काम बाकायदा बताने की जरूरत नहीं है, काम बहुत अच्छा था, लोग सेंटर पे आते थे। 2015 से 16 तक तो इतना अच्छा रहा कि मुझे मतलब घर में ही बाकायदा एक केबिन केंद्र बनाना पड़ा, और इतनी भीड़ हुआ करती थी कि मुझे आज भी याद है कि लोग सुबह 5 बजे मेरे घर पहुंच जाते थे। और जो कई मतलब मैं नमाज पढ़ने जाता मस्जिद सुबह फजर में, तो मैं महसूस करता कि लोग मुझे देखे छिप जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये देख ले और ये मतलब बुरा माने, तो मैं ये देख लेता था, फिर भी मैं नजरअंदाज करके कर देता। बहरहाल बहुत भीड़ रही, पैसा तो कमाया 2016 तक। फिर 17 में कुछ ऐसा हुआ कि डीएमएस का कोई इश्यू कर दिया इन्होंने, बहुत सख्ती बढ़ा दी और डीएमएस के नाम पे पैसा रोक दिया गया। 17 का पैसा आज तक हमें नहीं मिला, और फिर 18 में सबको पता है कि मशीन बंद कर दी गई। वो बहुत सारे कारण हैं, उन पर मैं विषय पे बात नहीं करूंगा। तो बहरहाल वहां भी पैसा मारा गया, जो कमाया था हो गया। 2018 तक का वक्त तो ऐसे ही कटा। 18 के बाद अब हम चल रहे हैं 19 में आधार कार्ड की सेवा बंद कर दी गई थी, और 18 में सेवा बंद कर दी गई थी। अब समस्या ये थी कि एक तरफ तो ये खबरें आ रही थी कि मशीन चलेंगी, 6 महीने 5 महीने रुक जाओ, बार बार सीएससी से इसी तरह के संकेत हमें मिलते थे कि मशीनें तो जरूर चलेंगी क्योंकि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। परंतु सरकार ने, जैसा आपको पता ही है कि पोस्ट ऑफिस में और बैंक में उन्होंने केंद्र स्थापित कर दिए, और आज तक ये केंद्र दोबारा से पुनः सीएससी सेंटरों को पुनः स्थापित नहीं किए जा सके। बहरहाल ऐसा ही था। और इधर इस सबके बीच सबसे अच्छी बात ये गुजरी कि आधार की वजह से हमारी प्रतिष्ठा चारों तरफ फैल चुकी थी, और केंद्र पर अब 30 से 50 से 100 आदमी आने लगे थे। किसी न किसी पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत सारे काम जो होते उसके लिए आने लगे थे। मूलाय जाति भी आ रही थी, तो कुछ काम सही चल रहा था। परंतु इधर सरकार द्वारा कुछ स्कीम बदली गई। पहले 6 गांव पे जैसा कि मैंने बताया, फिर ग्राम स्तर पर सभी सेंटर, ये हर ग्राम पे सेंटर खोले गए, और सभी ग्राम पे तब भी कुछ समस्या कम थी। और 2020 में चूंकि लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगने के बाद बेरोजगारी का तो आलम आपको पता ही है, कहने की जरूरत नहीं है कि सभी सेंटर्स वाले भी बेरोजगारी थे उस समय, क्योंकि 1 रुपए की कोई उन्हें कमाई कहीं से नहीं हो रही थी। सेंटर पूरे तौर से लॉक थे। सितंबर महीने तक ऐसे ही चलता रहा। कई जिलों में मैंने सुना कि प्रशासनिक स्तर पर आदेश तो दिए गए थे, परंतु सीएससी केंद्र खोलने के बावजूद भी समस्या ये थी कि आवेदक नहीं आ रहे थे। काम क्या करें? तो जो अब तक कमाया था या जो बचा था पैसा या जिस भी तरह की पूंजी थी वो भी सब खत्म हो ली। अब समस्या ये है कि एक केंद्र 2020 में फिर केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की फिर नीति चेंज होती है कि हर गांव में जितने भी सेंटर स्थापित किए जाए कर दीजिए, जो भी आवेदन करे सभी को दीजिए।
ये उनकी नज़र में एक रोजगार परक कार्यक्रम है। समझ सकते हैं, ये एक रोजगार परक के कार्यक्रम है। इस बीच में आपको एक समस्या और भी है, नहीं, ये एक रोजगार परक कार्यक्रम है जिसमें कि सब एक एक गांव में 6-6, 8-8, 10-10, शायद मुझे याद है कि मेरे ही 50 मीटर की दूरी पर सेंटर बहुत सारे हैं स्थापित कर दिए गए। अब तो मोलाए जाती सभी बनाते हैं, छोटी मोटी कंप्यूटर की दुकान वाला भी, और जहां तक कि मैंने सुना है कि पान बीड़ी वाला भी ले ही लेता है, पैन कार्ड तो बना ही देता है। ये एक सच्चाई है। समस्या यहाँ पे ये भी है कि कुछ सेंटर बहुत कमा रहे थे, जो सेंटर वही कमा पा रहे थे जो तहसील के नजदीक जिन्होंने सेंटर ले रखा था किसी तरीके से जुगाड़ करके, ऐसे या वैसे, ये फंदेबाजी करके कैसे भी अपना सेंटर चला रहे थे। क्यों उन्होंने वकीलों से वहां सांठगांठ कर रखी थी, क्योंकि काम तो वकीलों के पास ही आता था। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हमारे यहाँ आम धारणा है कि वकील साहब जो काम करा देंगे वो तुमसे ना होगा, मतलब वीएलई नहीं करेगा, क्योंकि आवेदन की जिम्मेदारी तो वीएलई के जिम्मे है, सर्टिफिकेट बना के देने की जिम्मेदारी तो है नहीं। अगर जिम्मेदारी आप लें तो उसके लिए एक समझ सकते हैं मोटी धनराशि देनी होती है, जो शायद सभी वीएलईज नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने सेंटर को छोड़ के कब तक, समझ रहे हैं, तहसील के या संबंधित ... पाल जी के पास कब तक धक्के खाएंगे। खैर, इतने सेंटर खुलने की वजह से सबसे बड़ी समस्या जो आज मैं महसूस कर रहा हूं वो ये है कि सभी सेंटर्स की कमाई अब चौथाई भी नहीं है। अगर आप सभी की आईडीज को चेक कर लें, मेरा ये मानना है कि लीगली बात कर रहा हूँ, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट की फीस आपको मालूम में बढ़ा दी गई, पर कमीशन तो वही है 5-7 रुपये। तो कमीशन के इस बार से बात करें तो लीगली हमारी कमाई 5,000 रुपये महीने भी नहीं है, सब कुछ जोड़ने के बाद, जिसमें कि सीएससी द्वारा आवेदित भी है, पैन कार्ड भी हो सकते हैं, पासपोर्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारी सेवाओं को सबको समायोजित करने के बाद इतनी कमाई हम नहीं कर पाते हैं, जिसमें कि बिजली का बिल, दुकान का शामिल है, साथ ही रेंट शामिल है। अब रेंट और बिजली का बिल अगर हम जोड़ दें तो मुझे लगता है कि फिर कमाई, रेंट और बिजली का बिल अगर हम जोड़ें तो 2,500 से 3,000 रुपये हो जाता है, और कई दुकानों का किराया तो 5-5 हज़ार रुपये भी है। बिजली और जोड़ दें तो 6-7 हज़ार हो जाता है, तो सब मिला के देखेंगे तो माइनस में लग गए। ठीक है, मतलब लग गए। तो अब समस्या ये है कि भाई आखिर ये लॉस मेकिंग प्रॉफिट बिजनेस कब तक चलाया जाए और कैसे, कब तक चलेगा ऐसे। तो इन सब चीजों के लेके बड़ी विषय में बड़े दिमाग में थी बात कि मैं सभी वीएलई भाई से संपर्क करूं, या मैं चाहूंगा कि अगर किसी वीएलई के भाई, अगर वीएलई भाई के पास अगर इस समस्या का समाधान हो कि वो अपने भविष्य में ये कर लेगा, क्योंकि तो फिर मुझे भी बता दे, मैं भी जानकारी ले लूं, तो हो सकता है कि मैं भी अवगत हो जाऊं और कर लूं। साथ में मैं एक समस्या और भी इसमें जोड़ूं, वो ये है कि कई मर्तबा हमें ऊपर से दबाव आता है कि आप अपना केंद्र छोड़कर ब्लॉक में या अन्य किसी गांव में यहाँ या वहां आप ये काम करें। जैसे आयुष्मान योजना है, बताने की जरूरत नहीं है, आयुष्मान योजना है, अन्य पीएम किसान सम्मान निधि था, या पीएम श्रम सम्मान निधि वाला जो पेंशन योजना थी वो थी योजना थी, और भी कई योजना जिन्हें की सरकार की मंशा थी कि हम घर घर जाके या उनके उस पर जाके करें। तो इस तरह की अजीबोगरीब समस्या
सेंटर हमने यहाँ किराया देते हैं, जिसका बिजली का बिल देते हैं, काम करने कहीं तीसरी जगह जाएं, वहाँ नेट डेटा लैपटॉप लेके भी जाएं और फिर वहाँ जाके किसी के हाथ पर जोड़े कि हमें नेट दे दो, ये समस्याएं कर दो, ये टेबल दे दो। अक्सर ऐसा होता नहीं है, वहाँ जाके कोई कॉपरेशन हमें मिला नहीं। समस्या वही है कि खाना पूर्ति करिए और अपने घर आ गए। ठीक है जी, तो ये हुआ। एक समस्या ये है वीएलई भाइयों की सबसे बड़ी, जो मेरी अपने व्यक्तिगत है, सभी वीएलई भाई की है, मेरी व्यक्तिगत नहीं है, सभी वीएलई भाई की एक समस्या ये है कि भाई अगर सेंटर हम चला रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोगों की हम विधवा पेंशन बनाते हैं, वृद्धा पेंशन बनाते हैं या विकलांग पेंशन बनाते हैं। कितनी होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 500 रुपये मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में 500 मिलते हैं। जी मेरा अपना निजी अनुभव है, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, जो मैंने बताया कि पूर्व में पहले ही मैं बता चुका, मधुसूदन सिंह जी और की मृत्यु हुई 2018 में। एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। जब वो उनके घर गए तो बच्चे छोटे थे, अपनी अकेली थी, भाई कोई था नहीं और घर पे जमीन तो थी, पर अब उसे करेगा कौन। अब समस्या यहाँ शुरू होती है कि इस सेंटर को चलाएगा कौन, और घर का जो ब्रेड विनर है या रोटी कमाने वाला मात्र एक शख्स था, वो खत्म हो गया। अब वीएलईज के लिए किसी तरह का कोई पेंशन फंड तो है नहीं कहीं से, वीएलईज को कहीं से पेंशन फंड तो है नहीं, तो ना ही किसी तरह का कोई कंपनसेशन है, ना ही किसी को कोई आकस्मिक मृत्यु होने पे कोई फंड बनाया गया है कि वो मिल जाए तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपए उसके परिवार को मिल जाए, जिससे कि वो अपने, ठीक है, बच्चा अगर 8 साल 10 साल का है तो आगे पढ़ा के उसे सक्षम बना ले और अपने परिवार के भरण पोषण कर सके, परंतु ऐसा तो है नहीं। अब समस्या थी, मेरे एक और निजी मेरे एक खास करीबी दोस्त थे, भाई श्री तेजवीर शर्मा जी, जो मेरे बहुत करीब थे। लगभग मेरे सेंटर पर डेली उनका आना था और इसी परेशानी के चलते उन्हें डायबिटीज हो गई। डायबिटीज के चलते अक्सर वो डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता था, तो हम भी जाते थे उनकी अक्सर लेके के चलो भाई। तो बहरहाल ये है कि एक दिन उन्हें अटैक पड़ा और वो उनकी डेथ हुई। अब समस्या ये वही आ गई थी, उनके बच्चे जो थे 3 बच्चे थे, एक बच्चा 4th क्लास में था, 2 बच्चे छोटे थे। अब चौथी या 5वीं क्लास का बच्चा आप समझ रहे हैं कि कितने साल का होगा, 10 साल का, 10 साल 11 साल का रहा होगा। अब 10 या 11 साल का बच्चा क्या करेगा? उसकी माँ की पेंशन हमने बनवा दी, सब चीजें हमने करा दी, परंतु फाइनेंशियली उन्हें हम किसी तरह की मदद नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि एक वीएलई कितनी मदद दे सकता है अपने वीएलई भाई को। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें किसी भी तरह का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई भविष्य में योजना भी मुझे नहीं दिखाई देती कि वीएलईज को किसी तरह का कोई पारितोषिक या किसी तरह का कोई आकस्मिक मृत्यु होने पर कोई फंड दिया जाएगा, फंड मैनेज किया जाएगा, या किसी भी प्रकार की कोई धनराशि दी जाएगी, किसी भी मदद से नहीं है। हाँ, अभी तो अब आजकल एक और चलन चल पड़ा है कि जो पहले कभी नहीं होता था कि हर चीज का टारगेट आता है, डेली टारगेट आता है, आपके मोबाइल पर आ जाएगा, सुबह ही इतने खाते खोल दीजिए, इतना ये कर दीजिए। बैंक वीसीज की तो हालत खराब है, बताने की जरूरत नहीं है। उन पर तो ट्रांजेक्शन का भी प्रेशर रहता है, उन्हें खाता खोलने के लिए भी सुबह से ही कहा दिया जाता है, ARD, FD और जिन LIG और ये क्या क्या, वो तो समझ लीजिए, बात मैं कह नहीं सकता। और बैंकिंग फैसिलिटेटर जो है उन पे भी यही समस्या है, कई मरतबा उन्हें पोर्टल बंद करने की समस्या दी जा रही है। क्योंकि अब समस्या इसलिए भी है कि कुछ वीएलई भाई जो है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की वजह से उन्हें आधार सुधार केंद्र यानी कि UCL की सर्विस दे दी गई है। थोड़ी सी सर्विस अच्छी है, और पिछले 1 साल से सर्विस की वजह से कोई कमाई दमाई तो हो नहीं रही, क्योंकि जाहिर है कि वो लॉकडाउन में वक्त जा रहा है और कोरोना काल में, पैंडेमिक में ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, और कहीं कस्टमर भी नहीं आ रहा है, कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो एक समस्या तो ये हुई। तो भविष्य कैसे चलेगा? अगर किसी वीएलई भाई को पता हो कि भाई भविष्य ऐसे रहेगा, पेंशन आएगी या कुछ, कोई भी अगर किसी तरह की कोई
सूटेबल कमेंट हो या सूटेबल योजना हो तो मुझे बता दें, तो मैं सभी वीएलई भाई तक पहुंचाऊंगा कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। पर इस सब के बीच मैंने एक चीज सोची थी, क्योंकि जाहिर है कि सब चीजें बंद रही तो सोचने का वक्त कुछ ज्यादा था, खर्चा पूरा घर का था, खाते खाते सब आधी पूंजी समझ गए। तो रात को नींद तो आ नहीं रही थी, तो एक दिन हम सोच रहे थे यार क्या किया जाए, कैसे चलेगा जिंदगी भर, कैसे कटेगी। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना यूट्यूब चैनल ही बना लिया जाए। तो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, उसका नाम मैंने किसान दर्पण रखा, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं, पर मैं बता दूं कि उस चैनल का नाम किसान दर्पण मैंने रखा। किसान दर्पण मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक जनसेवा केंद्र, एक सीएससी वीएलई सबको, चूंकि ये एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, अधिकांश लोग वही हैं, हम ज्यादातर वीएलई हम वही हैं, तो सभी के पास एक गांव की पृष्ठभूमि होने की वजह से उसे जानकारी है कि खेती बाड़ी और फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, जो मतलब अल्टीमेटली है कि उसे इन चीजों की लोगों को ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इसके बीच इस बारे में बताया जाना आवश्यक है और अवेयरनेस भी फैलेगी। तो सबसे बड़ी चीज ये भी है। तो मैंने इस चैनल को बनाया और यही एक मकसद था इसके पीछे, तो कि इससे अगर किसी तरह की कोई अर्निंग अगर भविष्य में होगी देखेंगे। फिलहाल तो अभी चैनल मेरा मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है, 100 से ऊपर ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं, सब्सक्राइबर 100 से ऊपर हो चुके हैं। और आप सभी वीएलई से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको दिल से टच किया हो तो मैं चाहूंगा कि इसे सभी लोग शेयर करें, लाइक करें। और अगर इस वीडियो में किसी तरह की कोई त्रुटि है, कोई कमी महसूस हो रही है और आपको लगता है कि और अच्छे से कहा जा सकता था, और अच्छी बातें बताई जा सकती थी, या मैंने कोई ऐसी चीज़ जो मैंने कवर नहीं की और आपको लगता है ये कवर होनी चाहिए थी, तो आप ज़रूर मुझे बताना। और प्लीज़ मैं ये चाहूँगा कि आप मेरा ये चैनल लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बस आखिरी में एक लाइन को कोट करके मैं इसे ख़त्म करता हूँ। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल लो यारो। ये दुष्यंत कुमार की कविता है जो आज बहुत चर्चा हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि मेरे भाई कुछ और भी सोचें। सिर्फ जनसेवा केंद्र सीएससी से हमारा भला होने वाला नहीं है, ठीक है, पब्लिक का तो भला इसमें हो रहा है, पब्लिक को घर बैठे सर्विसेज मिल रही हैं, अच्छी बात है, पर हमारा इसमें कोई भला नहीं है, क्योंकि अब आज हम दाल रोटी भी कमाने की हालत में नहीं है। एक बार फिर सोचिएगा।